Focus, ideate, innovate, enable. SBI Mutual Fund presents CNBC अवार्ड पहला कदम सीजन 5। जब भी आप कोई फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बनाते हैं तो बहुत जरूरी है कि आप निवेश के हर पहलू को समझें, अपनी जोखिम उठाने की क्षमता को समझें और आप जिस भी आर्थिक लक्ष्य के लिए निवेश करना चाहते हैं उसको आप सही समय की अवधि दें। और इन तमाम बारीकियों के साथ हम हमेशा की तरह एक बार फिर से हाजिर हैं पहला कदम की सीजन 5 के इस खास एपिसोड में, जहां पर बात होगी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड आपकी हर उलझन की और आपके तमाम सवालों के जवाब जो कि आप अक्सर ढूंढते रहते हैं वो भी हम आपको इस शो के जरिए, चर्चा के जरिए देने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरे साथ हमेशा की तरह जुड़ रहे हैं SBI से पीपी सिंह और आनंद राजू के फिरोज अजीज। आप दोनों का ही स्वागत है। क्योंकि पहला कदम में हम निवेशक के मन में, के जहन में हाल से जुड़े जितने भी सवाल हैं उनके जवाब देने की कोशिश करते हैं। निवेश की रणनीति उन्हें समझ में आए, वो खुद अपना पोर्टफोलियो अपने हाथ में अपने बस बनाकर आगे चले, इसकी सहायता करते हैं। तो आज की चर्चा की शुरुआत DPG में सोने से करना चाहती हूँ, जिसकी जो कीमतें हैं इस साल में अब तक लगभग 37% जो है वो बढ़ चुकी है। और सोने में निवेश करना हमारे फाइनेंशियल पोर्टफोलियो का कितना अहम अंग है, हमें ये बताएं। देखिए, जहाँ तक सोने का सवाल है कविता जी, जब भी कभी फाइनेंशियल मार्केट्स में या इकोनॉमी में अनिश्चितता की स्थिति होती है तो गोल्ड हमेशा ही उस टाइम उसका रेट ऊपर जाता है, क्योंकि जो सोना है उसको हमेशा ये समझा जाता है कि दिस इज ए हेज अगेंस्ट एनी अदर अनसर्टेनिटीज। तो ऐसे ही इस बार भी हुआ। पेंडेमिक के बाद आपने देखा कैसे 25-30% से ज्यादा इसमें बढ़ोतरी हो गई है इसके प्राइस में, क्योंकि सब जगह जब लोगों को समझ नहीं आता कि कहाँ पैसा लगाए तो ये होता है कि जो सोने में लगा दो, बाद में देखते हैं क्या करना है इसको। तो उसी तरह से इस बार भी बहुत इसमें बढ़ोतरी हुई है। और जहां तक सोने का सवाल है कि सोना किसी की पोर्टफोलियो में होना या ना होना, सोना हमेशा ही, जैसे कि हमारी संस्कृति में भी रहा है, सोना हमेशा इस तरह से देखा जाता रहा है परिवारों में कि जब भी कोई कष्ट की स्थिति होगी तो हम सोने का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से आज के रेट में भी वो वैलिड है। और किसी भी पोर्टफोलियो का एक परसेंटेज, इट कुड बी 5%, 10%, 12%, दैट काइंड ऑफ, क्योंकि ये दिस कैन नॉट बी कोर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, बिकॉज जब भी हम किसी कोर पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो उसमें हम पहले तो कई और चीजें भी होती हैं जिसमें हम सेफ्टी, लिक्विडिटी, रिटर्न की बात करते हैं। तो रिटर्न के मामले में यहाँ तक सवाल है, आपने अगर हिस्टोरिकली देखें तो गोल्ड हमेशा ही एक 6 महीने की अगर आप देखेंगे पीरियड तो उसमें एकदम से ऊपर जाएगा तो बहुत लंबे समय तक भी फ्लैटिश रहता है। जनरली ऐसा होता है और कंटिन्यूस बेसिस पे आपको ये हमेशा रिटर्न नहीं देता। देयर कैन बी स्टेशन व्हेन देयर इज 0% रिटर्न ऑन फॉर अ पीरियड ऑफ 3 to 4 years आल्सो। तो इसलिए इसको उस तरह से देखना बहुत जरूरी है कि आपको पोर्टफोलियो का एक हिस्सा तो होना चाहिए, तो एक बहुत छोटा हिस्सा होना चाहिए। बिल्कुल, जहाँ तक पोर्टफोलियो में हिस्सा बनाने की बात है, फिरोज, हम सब जानते हैं कि भारतीयों को सोने से कितना प्रेम है, लेकिन सोने के गहने खरीदना एक सही इन्वेस्टमेंट फिर भी नहीं माना जाता है। हाल की स्थिति में कीमतें जो है लगातार चढ़ रही हैं। एनालिस्टों से हम बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि तेजी आगे भी मुमकिन रहेगी। इस वक्त मौजूदा समय में फिरोज, अगर किसी को सोने में निवेश करना हो तो सबसे सही तरीका क्या होगा, जरिया क्या होगा निवेश का? आई थिंक सबसे बेहतरीन तरीका ऑफकोर्स इतना क्लियर है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो 2015 से शुरू हुए थे वो एक सबसे बेहतरीन विकल्प होगा इन्वेस्टमेंट के नजरिए से गोल्ड के लिए। अगर उसकी कंजम्पशन ऑब्जेक्टिव हो, ऑर्नामेंटल जो वैल्यू है, पहनने की जो वैल्यू है वो तो है ही। अगर आप कंज्यूम करना चाहते हैं तो ऑर्नामेंट, अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सबसे अच्छा विकल्प होगा। क्योंकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स ऑफकोर्स अगर देखने जाएं तो उसमें लॉक इन पीरियड होती है, बट इनमें काफी खरीद बेच देखने को मिली है लिस्टेड एक्सचेंज पे, क्योंकि इसमें ब्याज मिलता है आपको 2.5% पर एनम पेएबल एवरी 6 months। हर 6 महीने में अगर आपको 1.25% का ब्याज मिल जाए तो ये गोल्ड की रिटर्न से ऊपर ये एक्स्ट्रा रिटर्न मानी जाएगी। एंड द सेकेंड रीजन व्हाई आई एम रिकमेंडिंग दिस कविता जी इज कि इनको अगर हम होल्ड टू मैच्योरिटी रखें तो इसमें कैपिटल गेन टैक्स 0 होती है।
तो अगर आपने ऑर्नामेंट्स खरीदे तो वो टैक्स फ्री नहीं है, अगर वो दुगनी दाम के हो जाएं तो उसमें टैक्स लगती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स अगर एंड डे तक होल्ड कर लिए जाएं तो उसमें बिल्कुल कैपिटल गेन नहीं लगती, तो जीरो टैक्स के माध्यम से आप ये निवेश करें तो साल की 4-5% की एक्स्ट्रा रिटर्न आपकी बन जाती है, 2.5% का ब्याज और 2.5-3% का टैक्स बेनिफिट, एज्यूमिंग 12% रिटर्न पर एनम। ऑलराइट, लेकिन दीपी जी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं जहां पर इक्विटी जो है, गोल्ड जो है इक्विटी के मुकाबले अंडर वैल्यूड लग रहा है और अभी भी उस तरह की वैल्यू वो नहीं वसूल पाए हैं जो इक्विटी में लोगों को मिलती है, जो वो वसूल पाए हैं, जो फायदा उन्हें होता है। आपका क्या कहना है इस पर? दोनों जो एसेट क्लास है कंपेरेबल है ही नहीं। कोई भी जो इसको कंपेयर करता है तो कंपेयर करना इसको गलत है, क्योंकि वो इक्विटी इज अनदर कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट। और जहां तक जैसे प्रोजी ने बोला ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बिल्कुल सही है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इज द बेस्ट ऑप्शन। परंतु चाहे कुछ खरीद फरोख्त होती भी है मार्केट में, पर फिर भी इसकी जो लिक्विडिटी है वैसे नहीं है जैसे अगर आपके पास गोल्ड पड़ा हुआ है, गोल्ड की में जो लिक्विडिटी आपको मिल जाती है। और तो विद इन गोल्ड एलोकेशन आल्सो a part of that can be through sovereign gold bond, or otherwise it can be done through gold ETFs and so on and so forth। क्योंकि गोल्ड ETF में आपको लिक्विडिटी मिल जाती है, तो गोल्ड फंड में आप अगर म्यूचुअल फंड के किसी गोल्ड फंड में लगाया है तो उसमें आपको लिक्विडिटी मिल जाती है, और दैट कम्स विद द कॉस्ट, क्योंकि उसमें कॉस्ट होता है। इधर आपको ब्याज मिलता है, उधर आपको खर्चा देना पड़ता है। परंतु अगर आपको लिक्विडिटी चाहिए, उसके लिए प्राइस देना है, तो उसके लिए उधर डाल सकते हैं। क्योंकि अगर हम किसी भी निवेश की बात करें तो लिक्विडिटी उसका एक अहम हिस्सा होता है, चाहे वो एक्सचेंज पे लिस्टेड है, परंतु वो जो इनएफिशिएंसी मार्केट में है कि मार्केट में जो प्राइस मिलता है वो भी काफी ऊपर नीचे होता है, तो इसलिए कुछ हिस्सा डेफिनेटली गोल्ड का इसमें लगाना चाहिए। पर तो इक्विटी और गोल्ड को मैं कभी कंपेरेबल नहीं मानता, क्योंकि वो कोई ऐसी कोई रिसर्च नहीं है जो इसको कहेगी ये अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। क्योंकि हम सोने की बात कर रहे हैं तो सोने की शुद्धता काफी मायने रखती है। जब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में अगर आप निवेश की सलाह देते हैं फिरोज, तो यहाँ पर शुद्धता का मापदंड क्या होता है और कैसे इसमें निवेश करना चाहिए? हम बैंक के जरिए जो कमर्शियल ऑथराइज्ड बैंक है, क्या उनके जरिए, पोस्ट ऑफिस के जरिए हम निवेश कर सकते हैं? प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया आई थिंक आज के करंट गोल्ड के प्राइसेस को देखते हुए मैं तो यही रेकमेंड करूंगा कि आप ब्रोकर के जरिए आप लिस्टेड एक्सचेंज से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जो लिस्टेड में है वो करंट सर्कमस्टांस में 2% कम भाव पे मिल रहे हैं। अगर गोल्ड की स्पॉट प्राइस देखी जाए उससे 2% 1,000 रुपए कम प्राइस पे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स मिल रहे हैं। 2025 या फिर 2027 की अगर आप खरीद लें तो 2% का आपको कम प्राइस मिलता है। बट डीपी साहब ने सही कहा कि एक संतुलन बनाना, बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। अब आपने मुझसे सबसे बेहतरीन विकल्प पूछा तो मैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बताऊंगा, बट अगर आपको एक बैलेंस रखना है कि यार एक जो मेरा फ्यूचर कंजम्पशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में खरीद लिया, और जो आपको साल 2 साल 3 साल के इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से ETF डेफिनेटली एक बहुत कॉस्ट एफिशिएंट मैकेनिज्म है गोल्ड की रैली में पार्टिसिपेट करने के लिए, गिवन द करंट सर्कमस्टांस, फॉर अ पोर्शन ऑफ योर मनी। ऑलराइट, लेकिन जैसा कि आप लोगों ने काफी हद तक क्लियर किया है, इक्विटी और गोल्ड के रिटर्न्स की आप तुलना नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि हम थोड़ा सा विस्तार से गोल्ड में निवेश की बात कर रहे हैं डीपी जी, हिस्टोरिकली गोल्ड की मूवमेंट और हाईलाइट क्या रहे हैं इसके बारे में भी बताइए, हमें रूबरू करवाइए हमसे। तो गोल्ड में हिस्टोरिकली यही रहा है कि जब भी इसमें मूवमेंट आती है तो एक छोटे समय में बहुत ज्यादा मूवमेंट आ जाती है, उसके बाद फ्लैटिश होता है। अगर हम पिछले 30-40 साल का भी देखें तो एक पीरियड होता है 6 महीने से 1 साल का, जिसमें ये गोल्ड बहुत ऊपर जाता है, फिर फ्लैटिश हो जाता है। और अभी भी ऐसा ही हुआ है। अगर हम पिछले 4-6 महीने की बात करें तो गोल्ड जो है, इससे पहले जो गोल्ड था एक पर्टिकुलर ब्रैकेट में चल रहा था, एक पर्टिकुलर बैंड में, जिसमें 2-3% की बढ़ोतरी ऊपर नीचे हो रही थी। तो एकदम से ये 30% की बढ़ोतरी हो गई अभी इन 6 महीनों में। अभी लोग जो है ये 55,000 का रेट आज पहुंच चुका है, परंतु फिर भी लोग कह रहे हैं कि शायद कुछ और इसमें बढ़ सकता है। ये बातें मैं भी सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, तो हाँ हो सकता है। तो उसके बाद क्या आप उसमें, अगर आपको इसी जैसे फरोजी ने बोला कि अगर उसी को कैप्चर करना है कि और कितनी ग्रोथ होगी,
फिर तो गोल्ड ETF या गोल्ड फंड ही बेहतर है, क्योंकि फिजिकल लेके लेना तो उसमें खुद और कॉस्ट हो जाती है। और आपने शुद्धता की भी बात की, तो अगर शुद्धता की बात करें तो शुद्धता के हिसाब से तो जो प्राइस गोल्ड फंड में होता है या पेपर गोल्ड में रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा। तो या फिर फिजिकल में आप गोल्ड लेते हो तो उसमें रख सकता है। उसमें आज और भी कई मुद्दे हैं, उसमें आपका टैक्स भी है, आपको खरीदना पड़ेगा, उसको संभालना पड़ेगा, वो सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। परंतु उसका हमेशा यही करेक्टर रहा है कि कुछ छोटे समय के लिए बहुत बढ़ता है, फिर लोग एनुअलाइज रिटर्न देखने लग जाते हैं। एनुअलाइज रिटर्न जो है वो एक डिसेप्टिव होती है कि भाई पॉइंट टू पॉइंट बताना है। मतलब अगर आज हमारा 2 महीने में 40% की ग्रोथ आ गई तो आज के 3 साल बाद, इसके बाद अगर 0 रिटर्न भी हुई तो कोई यही बताएगा कि पिछले 3 साल की एनुअलाइज रिटर्न 13-14%, बट द पर्सन इज पुटिंग मनी मे नॉट गेट इट। सो उस तरह को देखने से तो यही है कि मतलब गोल्ड का गोल्डन रूल तो वही है, कुछ हिस्सा इसमें डाल दीजिए और इसके बारे में आगे क्या होने वाला है ये अनिश्चितता की स्थिति में अभी इसके बारे में कुछ भी कहना। पर जो एक्सपर्ट्स हैं, जो अपने आप को अथॉरिटी मानते हैं, दे आर सेइंग देयर इज सम स्टिल लेफ्ट इन द गोल्ड प्राइस, थोड़ा और ऊपर जा सकता है। जी, लेकिन फिरोज, मुझे आपसे ये जानना है, अगर हम रोलिंग रिटर्न के लिहाज से देखें तो पिछले 20 साल की परफॉर्मेंस यहाँ पे सोने की कैसी रही है? कविता जी, आई थिंक डी साहब ने एक इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे टच अपॉन किया है सटली। जैसे कोई भी एसेट पे जब हम इन्वेस्ट करने जाते हैं तो हम लास्ट 3 इयर्स की रिटर्न देखते हैं, लास्ट 2 इयर्स की रिटर्न देखते हैं, लास्ट 5 इयर्स की रिटर्न देखते हैं। इसको कहते हैं ट्रेलिंग रिटर्न। ये काफी बार एक डिफरेंट पिक्चर पेंट कर सकते हैं। अगर आप गोल्ड की आज की ट्रेलिंग रिटर्न देखेंगे इस मकाम पे जब गोल्ड है तो आपको बहुत अट्रैक्टिव लगने लगेगा, इतना अट्रैक्टिव शायद हो या ना हो। तो एक दूसरा कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहते हैं रोलिंग रिटर्न। मतलब आप हर 3 साल के पॉकेट में उसके रिटर्न देखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने गोल्ड की रोलिंग रिटर्न चेक की लास्ट 20 साल की जो हमने की, वो जो टेबल पे क्लियरली दिख रहा है, तो आपने 1 जनवरी 2000 में अगर आपने 1 जनवरी को गोल्ड खरीदा होता और एग्जैक्टली 3 साल बाद बेच दिया होता तो वो एक 3 साल पॉकेट हो गई। वैसे ही 2 जनवरी से 2 जनवरी 2003, वैसे ही अगर आप हर दिन गोल्ड खरीद के 3 साल बाद बेच देते तो आपको ढेर सारे टाइम स्लाइसेस मिलेंगे 3-3 साल के, ना कि सिर्फ एक टाइम स्लाइस। इसको कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं रोलिंग रिटर्न। बहुत सारे 3 ईयर टाइम फ्रेम्स की रिटर्न को देख के अपनी उम्मीदों को एक सही कैलिब्रेट करना। तो ये रोलिंग रिटर्न जो गोल्ड की आई, ये आई 12% की, ना कि 15%, 20%। ट्रेलिंग रिटर्न अगर आप देखेंगे तो 17-18 दिख रही है आज, बट रोलिंग रिटर्न देखते हैं तो 12 ही दिखती है। गोल्ड की डॉलर टर्म्स में जो रोलिंग रिटर्न है, 3 ईयर रोलिंग रिटर्न फॉर दिस सेंचुरी, वो 10% है, इंडियन रुपी में 12% है। रोलिंग रिटर्न एक उम्मीदों को करेक्ट फाउंडेशन देने में बड़ी काम आती है। सिर्फ ट्रेलिंग रिटर्न देखने की काफी प्रैक्टिस है निवेशकों में। आई थिंक रोलिंग रिटर्न्स को देखना बहुत जरूरी है। आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच डीपी सर पॉइंटेड आउट। आई थिंक ऑल ऑफ अस शुड टेक नोट ऑफ। बिल्कुल, जैसा कि हम सब देखते आए हैं, अनिश्चितता के माहौल में हमेशा सोने को एक सेफ हैवन माना जाता है और उसकी अपील बढ़ जाती है, जो हम फिलहाल देख भी रहे हैं। इसीलिए अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से 10 से 15% सोना बहुत जरूरी है रखना। और आप कैसे रखेंगे? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के जरिए आप इसमें निवेश कर सकते हैं। पहला कदम में हमने सोने को काफी अच्छे से कवर कर लिया है, लेकिन चलिए वो छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे फिक्स डिपॉजिट में अब आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। SBI Mutual Fund presents CNBC अवार्ड पहला कदम सीजन 5। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहला कदम का सीजन 5, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अब फिक्स डिपॉजिट की। काफी निवेशकों का रुझान फिक्स डिपॉजिट की ओर रहता है, लेकिन जिस तरह से हम ब्याज दरों में कटौती देख रहे हैं, क्या अब भी डेट म्यूचुअल फंड के मुकाबले आप फिक्स डिपॉजिट में निवेश करेंगे या नहीं? अगर आप करना चाहते हैं तो किस तरह की रणनीति आपकी होनी चाहिए? सीनियर सिटीजन के लिए अभी भी हम देख रहे हैं कि अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट्स तो मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी बाकी मौजूदा निवेश विकल्पों के मुकाबले क्या आपको बैंक फिक्स डिपॉजिट को कंसिडर करना चाहिए? दीदी, पहला सवाल मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ, वो तमाम निवेशकों को, दर्शकों को आप क्या कहेंगे जो फिलहाल अभी भी फिक्स डिपॉजिट पे ज्यादा भरोसा रखते हैं?
देखिए, ये एक नेचुरल चीज है कि जब भी अनिश्चितता की स्थिति है तो एफडी के ऊपर, एक क्रेडिबल बैंक की एफडी के ऊपर सबसे भरोसा ज्यादा होता है। तो एक बार ये भी समझनी बहुत जरूरी है कि अगर हम एफडी कर रहे हैं तो उसमें दो तीन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक तो क्या ये कि आपका उसको कितनी ब्याज दर आपको मिल रही है और वो पॉलिसी रेट से कितना ऊपर नीचे है। यस, हमारे यहाँ पे एक जो स्थिति है कि सीनियर सिटीजन के लिए 1% एक्स्ट्रा या 0.5% एक्स्ट्रा जो मिलता है वो एक क्वेश्चन है। तो एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि आप किस टैक्स ब्रैकेट में हैं, आपको कितना टैक्स पे करना है उसके ऊपर, वो देखना एक अत्यंत आवश्यक चीज है। क्योंकि आपका कैश फ्लो कितना चाहिए, आपको कितना टैक्स देना है, ये सारी चीजों को देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप डेट म्यूचुअल फंड की बात करें, एक सेफ डेट म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करते हैं तो उसमें रिटर्न जो है और जो अंडरलाइन सिक्योरिटीज होती हैं उनका वाईटीएम और जो बैंक एफडीआर है, वाईटीएम जनरली उससे थोड़ा 4 से 100 बेसिस पे ज्यादा ही होता है। तो अगर वो ज्यादा है और उसमें आपका टैक्स भी नहीं लगना और आपके पास लिक्विडिटी भी अवेलेबल है तो एक मेजर पोर्शन जो है डेट म्यूचुअल फंड में रखना ही चाहिए। और दूसरी स्थिति ये है, स्पेशली फॉर HNIs, अगर आप एक फिक्स इंटरेस्ट रेट कूपन में किसी पैसे को अपना लगा कर रखते हैं, जैसे कि बैंक डिपॉजिट हो गया या कंपनी डिपॉजिट हो गया या कोई और ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो गया जिसपे आपको फिक्स ब्याज मिलता है, उसकी बजाय अगर आप उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स की म्यूचुअल फंड स्कीम में लगाएं तो वो एक कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट बन जाता है और उसके रिटर्न जो है आपको उसके मुताबिक ही मिलते हैं जो कि रिटर्न आपको मिल रहे हैं। तो उसमें एक फायदा ये हो जाता है कि आपका टैक्स स्टेटस बदल जाता है। टैक्स स्टेटस इन द सेंस कि उसमें ऊपर टैक्स देने के जो उसमें सेक्शंस हैं वो डिफरेंट है, उसका तरीका अलग है, तो उसमें आपको बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। और दूसरा इसमें ये रहता है कि अगर आप कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट में हैं तो देयर कैन बी सो मेनी सॉल्यूशंस। वेल्थ मैनेजर्स जैसे फिरोज भाई हैं, जो और लोग हैं जो वेल्थ मैनेजर्स हैं, तो कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट के दायरे में बहुत सारे सॉल्यूशंस दे सकते हैं क्योंकि एक टैक्स एफिशिएंट रिटर्न आपको मिल जाता है और आपका कैश फ्लो आपके हाथ में कम से कम 10 से 20% आपके रिटर्न का बन सकता है आराम से, बिना किसी ज्यादा रिस्क को लिए हुए। तो वो समझना बहुत जरूरी है। एफडी में तो रखना ठीक है, पर कुछ हिस्सा एफडी में रख लीजिए, 10-20% एफडी में रख लीजिए, बाकी डेट म्यूचुअल फंड में और कुछ हिस्सा इक्विटी म्यूचुअल फंड में। इस तरह का संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। तो अगर आप इस हिसाब से देखते हैं कि अगर हमने किसी भी व्यक्ति ने 3 साल पहले गिल्ट फंड में अपना SIP शुरू किया, और गिल्ट फंड होता क्या है, गिल्ट फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज और SDH में पैसा लगाता है। अगर 3 साल पहले का अगर हम एफडी का रेट देखें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एफडी की बात कर रहा हूँ, तो एफडी का रेट था 6.25 या 6.50, 6.25। और इस फंड ने 3 साल की SIP में 12 इस कैटेगरी में, गिल्ट कैटेगरी में, मैं किसी पर्टिकुलर फंड हाउस के फंड की बात नहीं कर रहा हूँ, तो गिल्ट हाउस कैटेगरी, गिल्ट फंड कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, तो 11.46% का रिटर्न आया है इस कैटेगरी में। और ये 11.46 इज ऑलमोस्ट डबल। तो अभी सवाल ये उठता है कि अगर इसको मैं रिप्रेजेंटेटिव मानूं, आगे आने वाले टाइम में भी इतना आ जाएगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये रिटर्न इसलिए आया क्योंकि पिछले 3 सालों में जो रेट कट्स बहुत ज्यादा हुए, करीब 150 बेसिस पॉइंट रेट कट का खपत, तो मार्क टू मार्केट कैपिटल गेन आने की वजह से हुआ। तो आने वाले समय में कितना, मेरे हिसाब से जितना आज की डेट में यील्ड्स चल रही है उससे ज्यादा रिटर्न आ सकता है, परंतु उसमें टैक्स एफिशिएंसी को अगर हम लोड कर देंगे तो ये SIP इन डेट फंड बिकम्स ए वेरी वेरी बिग अट्रैक्शन। और इसमें सबसे बड़ा ये है कि अगर बीच में से आपको निकालना है, अगर आप बैंक FD में लगाते हैं या RD में लगाते हैं, सपोज 6 महीने के बाद आपको निकालना है, तो आपको 6 महीने का जो रेट है उसके रेट के ऊपर भी 1% काट के दिया जाता है। जबकि गिल्ट फंड में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका 20,000 इकट्ठा हो गया या 50,000 इकट्ठा हो गया, आपको 10,000 चाहिए तो 10,000 NAV के ऊपर मिल जाएगा। Unless until there is an exit load, and generally there is no exit load on gilt fund, or very small exit load on gilt fund। तो ये जो एक बताने का तरीका है कि ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है जिसमें आप अपना पैसा लगा सकते हैं।
बिल्कुल, वैसे तो आपने फिक्स डिपॉजिट का पूरा मुद्दा एक ही जवाब में समझा दिया है दीदी जी, लेकिन आपकी जो बात है उसमें सबसे अहम पॉइंट जो मुझे लगा है निवेशकों को बिल्कुल गौर कर लेनी चाहिए वो ये है कि अपनी जिंदगी भर की पूंजी आप फिक्स डिपॉजिट में ना लगाएं। फिरोज, हमने पिछले साल कुछ बैंकों में जो दिक्कतें आई हैं, निवेशकों ने हमने देखा है कि अपना रिटायरमेंट का पूरा पैसा एक ही बैंक के फिक्स डिपॉजिट में रखा हुआ था। डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि फिक्स डिपॉजिट में जब भी कोई पैसे लगाता है तो रिटायरमेंट और उसके बाद की जिंदगी जो है वो सुकून भरी गुजरे, इसीलिए ही पैसे लगाते हैं। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही हमें ये देखना है कि आप उतना ही डाइवर्सिफाई करें जितना आपको इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट समझ में आए, जितना आप महंगाई को बीट कर सके। तो ऐसे में कैसे डाइवर्सिफिकेशन का रूल हमें फॉलो करना चाहिए? देखिए, डाइवर्सिफिकेशन रूल तो बहुत क्रिटिकल है। डेट के पैसे की अगर बात आती है तो डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट वे, एक रिस्क रिड्यूस करने का सबसे बहुत आसान और सरल तरीका है। तो पहले तो आपको ये देखना है कि कोऑपरेटिव बैंक्स में आइडियली आपको डिपॉजिट्स नहीं रखनी चाहिए। हिस्टोरिकली इस सेंचुरी में 7 to 8% कोऑपरेटिव बैंक्स डिफॉल्ट कर चुकी हैं। ये कम आंकड़ा नहीं होता। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर, कमर्शियल बैंक में लगाना चाहिए आपको अपनी एफडी को, और उसको डिवर्सिफाई जरूर करना चाहिए। कोऑपरेटिव बैंक से थोड़ा दूरी रहे, स्पेशली क्योंकि एक्स्ट्रा ब्याज भी नहीं मिलता जो आपको ये रिस्क लेने पे मजबूर करे। सो आई थिंक दैट्स फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल, बैंक की फिक्स डिपॉजिट जब आप बनाते हैं तो आपको पता है कि आरबीआई से एक इंश्योरेंस आती है जो काफी अदर डेट इंस्ट्रूमेंट्स में नहीं होती। तो उसका प्रयोग करने के लिए आपको फैमिली मेंबर्स वाइज अपनी एफडीज को डिवाइड करना पड़ता है। तो अब जो लिमिट है इंश्योरेंस, डिपॉजिट इंश्योरेंस जो है वो 1 लाख से 5 लाख हो चुका है। सो अगर आपके पास 15 लाख रुपए हैं रिटायरमेंट कॉर्पस के, तो आपकी स्पाउस और आप दोनों मिलके अगर 2 बैंकों में पैसा डिवाइड कर दें तो पूरा इंश्योरेंस के माध्यम से कवर हो जाता है। सो आई थिंक वो इंपॉर्टेंट है कि आप स्प्रेड करें, और इतना स्प्रेड करें कि हर डिपॉजिट ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन एवरी बैंक इज लेस देन 5 लाख। तो उससे आपका जो रिस्क है, क्रेडिट रिस्क जिसको कहते हैं, वो मिटिगेट हो जाएगा। बट जो टैक्स का जो बहुत बड़ा एडवांटेज है डेट म्यूचुअल फंड्स का, जो डीपी साहब ने हाईलाइट किया था, वो जरूर मात देगा आपको आपकी रिटर्न को। सो आई थिंक उसकी अगर आप कंप्यूटेशन करते हैं तो आपको ये एहसास होगा। कविता जी, लेट मी टेक माय एग्जांपल, और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि 1 करोड़ रुपए का अगर मैं आज एक एफडी करूं 10 साल के लिए, हर 10 साल की अगर मुझे एफडी मिले, 10 साल की नहीं मिलती, एज्यूमिंग 6% रेट पे 1 करोड़ की एफडी की जाए, और मैं अपने टैक्स रेट के हिसाब से बताऊं तो मुझे 41 लाख की इंटरेस्ट मिलेगी पोस्ट टैक्स 6% पे। अगर वही का वही 6% मुझे डेट फंड में मिल जाता है तो मुझे पोस्ट टैक्स 73 लाख रुपीस मिलेंगे, एज्यूमिंग एन इन्फ्लेशन, क्योंकि उसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। एज्यूमिंग एन इन्फ्लेशन ऑफ 4%, मेरी जो टैक्स आफ्टर टैक्स जो रिटर्न आएगी वो 75 लाख ऑलमोस्ट हो जाएगी। 41 लाख एक तरफ और 74 लाख एक तरफ। तो मुझे इतना ज्यादा एक्स्ट्रा रिटर्न पोस्ट टैक्स मिलता है। तो आई थिंक इस टैक्स बेनिफिट को इग्नोर करना और उससे महरूम रहना, उससे वंचित रहना अच्छी बात नहीं। बिल्कुल, यहाँ पर टैक्स बेनिफिट अक्सर एफडी के लिहाज से समझते हैं लोग, टैक्स डिडक्शन की छूट पे ज्यादा तवज्जो देते हैं रादर देन कि उनको पोस्ट टैक्स रिटर्न कितना मिलने वाला है। ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी दिक्कत है जो लोगों को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन क्योंकि हम अभी एफडीज की बात कर ही रहे हैं, जो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो फिलहाल आपको देश में दिखाई दे रहा है डीपीजी, उसके मुताबिक अगर मैं एफडी को कम्प्लीटली इग्नोर करना चाहूँ तो क्या ये मेरे लिए ठीक होगा अगर मैं एफडीज की बात करूँ, और साथ ही स्मॉल सेविंग स्कीम्स को भी अगर इसमें शामिल करना चाहें? नहीं, मैं नहीं मानता कि एफडी को पूरा इग्नोर करना सही होगा, क्योंकि ये बिल्कुल एक जैसे कि बिल्कुल लिक्विड आपके हाथ में है, किसी भी दिन आप उठा के ले सकते हैं। ऑल्दो जो सेबी के रूल्स के मुताबिक या म्यूचुअल फंड की प्रैक्टिस के मुताबिक आप डेट फंड से पैसा एक दिन में ले सकते हो, फिर भी एक हिस्सा एफडी में रहना बहुत जरूरी है। और उतना हिस्सा जिसमें अगर आपका दूसरी इनकम जो आपने अपने इनकम, स्पेशली अगर आप रिटायरी हैं या आपका और इनकम नहीं है, तो उसमें तो कुछ एफडी का कुछ हिस्सा जो इंटरेस्ट से इनकम है आपकी,
तो वो तो कुछ आपकी एग्जेम्प्टी लिमिट में ही आ जाएगी। जितनी देर तक आपकी लिमिट एग्जेम्प्टेड है उतना तो इंटरेस्ट ले ही लेना चाहिए। और दूसरा तरीका जो फ्रोजी ने बताया कि अगर आप स्पाउस के या फैमिली मेंबर के नाम पे कुछ करके करते हैं तो वो भी एक अच्छा तरीका है। पर एफडी को बिल्कुल इग्नोर करना आज की स्थिति में तो ऐसा नहीं है, परंतु फिर भी हर एक व्यक्ति का एक रिस्क एपेटाइट होता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर एग्जाम्पल हो, अगर आज की डेट में आप मेरे से पूछे मेरे पास कोई एफडी है या नहीं, तो मेरे पास एक पैसे की भी एफडी नहीं है। मेरा सारे का सारा पैसा डेट फंड और इक्विटी फंड में है। मैं तो फिर भी मैं ये सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में काम करता हूँ, मेरे को सब नीति की मालूम है, तो कैसे कार्य करता है सब मालूम है। मतलब उसके हिसाब से थोड़ा बहुत एफडी में जरूर रखना चाहिए, ये मैं तो यही सलाह दूंगा। चलिए, यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट के हर पहलू को तो हमने आपको बता दिया है, लेकिन फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद पहला कदम के सीजन 5 के इस एपिसोड में और भी निवेश गुरु मंत्र लेकर आएंगे, लेकिन रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। SBI Mutual Fund presents CNBC अवार्ड पहला कदम सीजन 5। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहला कदम सीजन 5 का ये एपिसोड। यहाँ पर अब बारी आती है डेट फंड पर विस्तार से बात करने की। पहले के एपिसोड में भी हम डेट निवेश पर बारीकी से बात कर चुके हैं, लेकिन इसमें निवेश का जरिया क्या होना चाहिए, कैसे आपको अपनाना चाहिए, इस पर थोड़ा सा फोकस अब हम रखते हैं। तो फिरोज, क्या किसी भी डेट म्यूचुअल फंड में इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरह हमें एसआईपी या एकमुश्त करने की सुविधा है, और अगर है तो हमें ये कैसे तय करना है या कैसे तय करना चाहिए कि इसमें हम एसआईपी करें या लमसम इन्वेस्टमेंट करें? एसआईपी डेट फंड में रेलेवेंट है। ज्यादातर जब एसआईपी की बात होती है तो जाहिर सी बात है कि हमारे दिमाग में इक्विटी की तरफ ही रुझान आता है। डेट के लिए भी बहुत रेलेवेंट है। मोस्ट में आप कर सकते हैं, मोस्ट डेट स्कीम्स में आप एसआईपी कर सकते हैं, बट एक मिनिमम थ्रेशोल्ड होता है, स्पेशली लिक्विड फंड्स में। उसके बाद आप एडिशनल परचेज कर सकते हैं, मिनिमम टिकट होता है लिक्विड फंड्स का। बट एसआईपी ज्यादा रेलेवेंट होती है बाकी 13 कैटेगरीज में। तो मेरे हिसाब से एसआईपी शॉर्ट टर्म फंड्स में या फिर बैंक पीएसयू फंड्स में या मीडियम टर्म फंड्स में जरूर करनी चाहिए। ये रिकरिंग डिपॉजिट की तुलना में एक बहुत कंपेरेबल इंस्ट्रूमेंट होगा कि आपकी जो मंथली सेविंग्स है उसको भी आप रिकरिंग डिपॉजिट टाइप आप डेट फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और डिसिप्लिन ला सकते हैं एक सेविंग्स का। सो इट्स अ वेरी गुड आइडिया, आई थिंक राइटली हाईलाइटेड बाय डीपी सिंह साहब। सो आई थिंक बहुत रेलेवेंट है। डेट को भी आप देखें और एसआईपी जरूर करें, और उन स्कीम्स में करें जिसमें आप लॉन्ग टर्म डेट पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं ज्यादातर। राइट, लेकिन अगर दीदी जी मुझे इसको फिक्स डिपॉजिट के जैसा एक विकल्प समझना है, मतलब नॉट लिटरली उसके मुकाबले तो काफी बेहतर है डेट म्यूचुअल फंड। लोग लमसम निवेश करते हैं फिक्स डिपॉजिट में, और ऐसे यही रणनीति अगर मैं डेट म्यूचुअल फंड में अपनाना चाहूँ तो क्या स्टैगर्ड वे में अपनानी चाहिए? किस तरह के फंड में लमसम निवेश करने पर मुझे ज्यादा फायदा होगा? तो जहां तक डेट फंड में पैसा लगाने की बात है थ्रू एसआईपीज, उसमें मेरा कहना यह है कि आप जब आपके पास एक मुफ्त एक पैसा होता है, वन लमसम पैसा होता है, तो उसकी हम एफडी करते हैं और अपनी क्षमता के हिसाब से हम मंथली आरडी कर देते हैं, और आरडी का पैसा जब इकट्ठा हो जाता है तो उसको हम एफडी में कर देते हैं। तो इसी तरह से अगर आज मेरी क्षमता 25,000 रुपए की है और 25,000 को मेरे को हर महीने सेव करना है, तो मेरा वही रहेगा, मेरी प्लानिंग ये रहेगी कि 15 से 20,000 में डेट फंड में एसआईपी कर दूं और 5 से 10,000 में एसआईपी अपने म्यूचुअल फंड में कर दूं। उससे मेरा एक बैलेंस भी बना रहेगा और मेरा एक बहुत संतुलित पोर्टफोलियो बन जाएगा डेट फंड का और इक्विटी फंड का। और डेट फंड में मैं जो एसआईपी कर रहा हूँ उसका सबसे बढ़िया एक तरीका और भी, अगर मेरे को कभी भी पैसे की जरूरत है 6 महीने में 8 महीने में, तो मैं उस पैसे को एक दिन के नोटिस पर निकलवा सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं बैंक डिपॉजिट में रखूं तो उसमें से भी अगर निकालूं और जो गेन होगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा। अगर मैं पार्टली निकाल रहा हूं तो यहाँ टैक्स एफिशिएंसी और भी ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए डेट फंड में एसआईपी करना एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। आज तक जब भी हम एसआईपी की बात करते थे हम सोचते थे हम इक्विटी की बात करते हैं, परंतु डेट में जब हमने पिछले 3 साल का 5 साल का अपना रिकॉर्ड देखा तो ये देखा कि सबको मिनिमम डबल डिजिट रिटर्न आ रहा है एसआईपी के जरिए।
लेकिन इसके अलावा फिरोज, क्योंकि हम डेट और इक्विटी की बात कर रहे हैं और जिस तरह का इंटरेस्ट रेट सिनेरियो भी देश में दिखाई दे रहा है, जो मंझे में निवेशक होते हैं ना, उनकी अक्सर आदत होती है कि अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते रहे इंटरेस्ट रेट सिनेरियो के मुताबिक। क्या ऐसे में आप फिलहाल डेट में अपना निवेश बढ़ाने की सलाह देंगे? बिल्कुल। आई थिंक देखिए, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन है कि हर इंसान को अपनी करंट स्थिति देख के निर्णय करना पड़ता है कि एसेट एलोकेशन क्या होना चाहिए। करंट अगर मैं उसको इग्नोर करूं और करंट सर्कमस्टांस में अनसर्टेनिटी मार्जिनली ज्यादा है। ऑफ कोर्स 3 महीने पहले अनसर्टेनिटी फियर्स बहुत ज्यादा थे, अब थोड़ा अनफोल्ड हुआ है ये पैंडेमिक। तो जनरल सर्कमस्टांस के हिसाब से थोड़ा डेट में एलोकेशन बढ़ जरूर सकता है, पॉइंट 1। बट एक चीज याद रखना बहुत जरूरी है कि रेयर व्यू मिरर, जब आप गाड़ी चलाते हैं आप रेयर व्यू मिरर में आप 50% समय रेयर व्यू मिरर देखते हुए नहीं गुजारते, विंडशीट देखते हैं। तो काफी बार ये होता है कि लोग पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर एलोकेशन करते हैं। तो डेट में लास्ट 3 साल में अच्छा रिटर्न आया है, उस आधार पे अगर आप एलोकेट करना चाहते हैं तो आपकी ये उम्मीद गलत होगी और मायूसी जरूर मिलेगी आपको। तो जैसे आप इसकी अगर मैं तुलना करूं, क्योंकि आपको 2017 में 8% की एफडी मिली थी, तो आप आज की जो एफडी बना रहे हैं उसमें 8% की उम्मीद आप नहीं कर सकते। सो पॉइंट 1, कविता जी, डेट करंट सर्कमस्टांस में एक बहुत रेलेवेंट एसेट क्लास है। उसका माध्यम डीपी साहब ने कहा एसआईपी के माध्यम से करिए। इट इज ऑल्सो रेवलेशन टू मी, जो इन्होंने गिल्ड फंड की बात की, बहुत अहम बात की, इसको नोट करना जरूरी है और उस पर अमल करना जरूरी है। थर्ड पॉइंट ये कह रहा हूं कि पास्ट परफॉर्मेंस डेट फंड्स की अच्छी दिख रही होगी, बट उम्मीद को आप मॉडरेट करके एक संतुलन बना के ज्यादा उम्मीद करे बगैर अगर आप एंटर करेंगे तो करंट सर्कमस्टांस में 6-6.5% रिटर्न 3 ईयर पर्सपेक्टिव से कमाना इतना कठिन नहीं होगा। ऑलराइट, चलिए इसी नोट पे रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पर थोड़े से नए निवेशकों के बारे में बात करेंगे। अगर बाजार की समझ आप में नहीं है और अगर आपको फिर भी मंशा है कि आप शुरुआत करें अपने इन्वेस्टमेंट की, तो किस तरह से पैसिव इन्वेस्टमेंट या इंडेक्स फंड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उन पर भरोसा दिखा सकते हैं और धीरे धीरे अपने निवेश की गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर विस्तार से बात करेंगे इस ब्रेक में। SBI Mutual Fund presents CNBC आवाज पहला कदम सीजन 5। वेलकम बैक। और पहला कदम के शो में आइए चर्चा को कंटिन्यू करते हैं और अब तो उन तमाम निवेशकों की बात करते हैं जो इस लॉकडाउन और कोरोना वायरस की स्थिति में अपने निवेश को शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। तो डीपी जी, कोई अगर अपने जोखिम को अभी नहीं समझता हो और ये नहीं आंक पा रहा हो कि उनकी जोखिम उठाने की क्षमता क्या है, उनके लक्ष्य क्या है, उसके मुताबिक अक्सर हम कहते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस तरह की निवेश स्ट्रैटेजी उन्हें अपनानी चाहिए? क्या इंडेक्स फंड को तवज्जो देना चाहिए? क्या उससे अपनी पहली शुरुआत करनी चाहिए? पहला कदम निवेश का रखना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति पहली बार आ रहा है और पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है तो बिल्कुल सही है कि उसको इंडेक्स फंड में पैसा लगा देना चाहिए। उसके 2 फायदे हैं। एक तो उसका फंड मैनेजर रिस्क या कोई एक्टिव मैनेजमेंट रिस्क उसमें नहीं रहता। मार्केट के मुताबिक ही मार्केट ऊपर जाएगी तो उसको उतना रिटर्न मिल जाएगा, अगर मार्केट नीचे आएगी तो उसको उतना। तो एक समझ सकता है कि भैया मैंने मार्केट में पैसा लगा लिया, इस इंडेक्स के अगेंस्ट जो अब फंड है, अगर आज निफ्टी में लगाता है, निफ्टी 50 में लगाता है, या सेंसेक्स ETF में लगाता है, या निफ्टी नेक्स्ट 50 में लगाता है, तो उसको घबराने की जरूरत है। उसको मालूम है, हर रोज मालूम है कि मेरा रिटर्न कितना आने वाला है। तो ट्रैकिंग एरर जिसको बोलते हैं वो बिल्कुल बहुत मामूली होता है, आधा % इधर उधर हो जाता है। वो भी क्योंकि जब हम दिन में पैसा लगाते हैं कि इंट्राडे में बहुत वॉलेटिलिटी रहती है या कुछ एक्सपेंस होता है उसकी वजह से। तो इंडेक्स फंड इज वन ऑफ द बेस्ट मूव्स। और दूसरा, आजकल एक और भी एसेट क्लास चल रही है जिसको हम कहते हैं मल्टी एसेट फंड्स। मल्टी एसेट क्लास फंड जिसमें कुछ पैसा गोल्ड में लगता है, कुछ डेट में लग जाता है, कुछ फॉरेन इक्विटी में लग जाता है, कुछ डोमेस्टिक इक्विटी में लग जाता है। जब आपको कुछ समझ नहीं आता तो उसके कहाँ पे पैसा लगाया जाए, बहुत अनिश्चितता है, तो उसमें भी पैसा लगाया जाए। तो उसमें अंडरलाइन जो फंड होते हैं वो इंडेक्स फंड ही होते हैं, तो उसमें इंडेक्स में ही पैसा लगाया जाता है। जनरली उसको एक्टिवली मैनेज नहीं किया जाता, तो उसमें भी पैसा लगाया जाता है। परंतु आपका जो सवाल है कि इंडेक्स फंड इज ए वेरी वेरी गुड एसेट क्लास अगर किसी को एक्टिव फंड में पैसा नहीं लगाना तो।
बिल्कुल। फिरोज, अक्सर हम देखते हैं कि जब कोई नया निवेशक शुरुआत करता है अपने इन्वेस्टमेंट की, तो म्यूचुअल फंड के निवेश को वो बिल्कुल शेयर खरीदने के बराबर ही समझते हैं कि शेयर खरीद लिया, उसके बाद तुरंत मुनाफा या घाटा जो भी है उनके हाथ में आ जाएगा। म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए आपके पास डिसिप्लिन होना चाहिए, आपके पास धैर्य होना चाहिए और प्रॉपर प्लानिंग भी होनी चाहिए। इंडेक्स फंड या मल्टी एसेट फंड से आप शुरुआत तो कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा किसी को अगर एक्टिव इन्वेस्टमेंट में पार्टिसिपेट करना हो, तो क्या बैलेंस फंड, हाइब्रिड या डायनेमिक जो कैटेगरी है उससे हम शुरुआत करने के बारे में सोच सकते हैं? तो कविता जी, शुरुआत करने के लिए आई थिंक इंडेक्स फंड एक ग्रेट स्टार्ट है, बट एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इंडेक्स फंड की जो रेलेवेंस है वो लार्ज कैप कैटेगरी में ज्यादा है, क्योंकि लार्ज कैप टॉप 50-70 कंपनीज में एक्टिव मैनेजमेंट ने इतनी ज्यादा वैल्यू क्रिएट नहीं की होगी। बट आफ्टर हैविंग सेड दिस, ये बहुत अहम है कि देखना कि एक्टिव मैनेजमेंट मिड कैप, स्मॉल कैप, फोकस्ड फंड्स में फंड मैनेजर ने अच्छी खासी अल्फा बनाने की क्षमता दिखाई है, और आगे चलते हुए यही ओपिनियन रहेगा कि अच्छी खासी वैल्यू क्रिएट हो सकती है। और फॉर अ बिगिनर ऑल्सो इट्स अ गुड आइडिया टू चूज एक्टिव मैनेजमेंट। पॉइंट 2 जो आपने पूछा कि बैलेंस फंड एक अच्छा शुरुआत होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगा, स्पेशली अगर आपके पास 2000 रुपए पर मंथ में स्टार्ट करना है, तो आप एक बैलेंस फंड ले सकते हैं। डेट फंड और इक्विटी फंड को सेपरेटली मिक्स करने के बदले आप एक फंड या 2 बैलेंस फंड डेफिनेटली शुरू कर सकते हैं। दैट्स पॉइंट 2। पॉइंट 3 इंपॉर्टेंट ये है कि आपको जो इक्विटी एलोकेशन करना है, उसमें जो रिटर्न आती है उसकी जो आपकी उम्मीदें हैं इंडेक्स फंड से, वो आपकी सीमित होनी चाहिए। और पास्ट परफॉर्मेंस अगर आप देखते हैं तो काफी नए निवेशक से मैं बात करता हूं, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो डायरेक्ट इक्विटी के मुकाबले होती हैं। सो हमने एक एनालिसिस की कि अगर आप डायरेक्ट इक्विटी और म्यूचुअल फंड की तुलना करें, तो काफी सारे ब्रोकिंग अकाउंट्स जो हमने एनालाइज किए, जो जिनकी डेटा हमारे पास थी, हमने 500 टॉप क्लाइंट्स के डेटा को एनालाइज किया और देखा कि 473 क्लाइंट्स आउट ऑफ 500 जो डायरेक्ट इक्विटी का कारोबार करते हैं, खरीद के होल्ड करते हैं, उन्होंने म्यूचुअल फंड के मुकाबले अंडर परफॉर्मेंस की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डायरेक्ट इक्विटी में रिस्क ज्यादा होता है और रिटर्न भी काफी बार ज्यादा हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में रिटर्न म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर ने डायरेक्ट इक्विटी के इस सैंपल को बखूबी बीट किया है, सिग्निफिकेंटली बीट किया है। सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कीप इन माइंड। दीदी जी, मैं कब ये डिसाइड करूं कि अब वक्त आ गया है कि मैं अपने बिगिनर लेवल से आगे बढ़ गई हूं और अब इंडेक्स फंड्स के अलावा मैं थोड़ा सा एक्टिव फंड मैनेजमेंट का भी फायदा उठा सकती हूँ? के तौर पे अगर आप जैसे आप इंडेक्स फंड की बात कर रहे हैं, वैसे बैलेंस फंड भी बेस्ट क्लास फॉर द इन्वेस्टर बिगिनर्स, क्योंकि जैसे हम इक्विटी हाइब्रिड फंड की बात करते हैं, वैसे एक डेट हाइब्रिड कैटेगरी भी है, इसमें ज्यादा डेट होता है और कम इक्विटी होता है। तो अगर इक्विटी एसेट क्लास में कोई आने की बात कर रहा है, तो इक्विटी एसेट क्लास में इट हैज टू बी मिक्स एंड मैच ऑफ बोथ एक्टिव फंड्स एज वेल एज पैसिव फंड्स। तो ठीक है, 25-30% अपना इंडेक्स फंड में लगा दें और 70% एक अच्छे जो कोई लार्ज कैप इक्विटी फंड है या मिड कैप मल्टी कैप इक्विटी फंड है, तो उसमें पैसा लगाया जा सकता है, क्योंकि जितना उसमें फर्क एक्सपेंस का है। और लॉन्गर पीरियड पे, जैसे फिरोजी ने बोला कि लॉन्गर पीरियड पे फंड मैनेजर्स डेफिनेटली क्रिएट वेरी गुड अल्फा विच डजंट टेक केयर ऑफ ओनली द एक्सपेंसेस बट गिव यू वेरी वेरी गुड रिटर्न्स। तो उसमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पैसिव में ही जाना चाहिए, पैसिव और एक्टिव दोनों का संतुलन होना चाहिए। ओके, और कमाई के लिए, क्योंकि आप अगर भारतीय बाजार में निवेश कर रहे हैं, यहाँ के म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, तो यहाँ के बाजार को तो आपको समझना ही है, लेकिन फिरोज इंटरनेशनल फ्लेवर के अपने पोर्टफोलियो को मैं दे सकती हूँ मौजूदा हालात को देखते हुए? ऑफ कोर्स इंटरनेशनल फंड्स एक पहलू होते हैं, बट मेरे हिसाब से बिगिनर्स को इंटरनेशनल फंड्स नहीं करने चाहिए, बिकॉज उसमें बहुत सारे पहलू होते हैं। एक होता है कि डॉलर एक्सचेंज रिटर्न, एक्सचेंज रेट पे आपकी रिटर्न निर्भर करती है, पॉइंट 1। पॉइंट 2, बहुत वैरायटी है, आप यूएस के फंड्स ले सकते हैं, चाइना के फंड ले सकते हैं, तो उसको उस पर वेंचर आउट करने से पहले बहुत सारी सालों का निवेश का तजुर्बा एक बहुत इंपॉर्टेंट रेक्विजिट है कि आप इस राह पे चलें।
ऑफ कोर्स ग्लोबल मार्केट्स ने अच्छा प्रदर्शन दिया है, स्पेशली यूएस ने। तो यूएस बेस्ड फंड्स जो हम इंडिया में रुपीज में देखते हैं उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है, तो वो फोरे में आए हैं, वो सबकी नजरों में आए हैं। बट मेरे हिसाब से उसकी रिस्कें अलग हैं, उसकी जो नुआंसेस अलग हैं, उनके जो डॉलर एक्सचेंज रेट का जो एक्स्ट्रा रिस्क होता है वो समझना भी जरूरी है। तो आई थिंक बिगिनर के लिए इट्स अ कंप्लीट नो नो। एंड आई थिंक इंपॉर्टेंट ये है कि आप कोर पोर्शन पे फोकस करें। कोर पोर्शन से सबकी इन्वेस्टमेंट्स पूरी हो सकती हैं। अगर उनको आपने अपने पोर्टफोलियो में शामिल नहीं किया तो यू विल नॉट मिस टू मच। अब मेरे पोर्टफोलियो में एक भी ग्लोबल फंड नहीं है, ना कि रहा है लास्ट 15-20 सालों में। क्या मेरी रिटर्न पे बहुत मात आई है? बिल्कुल नहीं आई है। आई वुड लाइक टू बिलीव सो। चलिए, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर एक मेन बात दर्शकों को समझनी ये है, वो है कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की, वो मायने रखती है। आप डाइवर्सिफिकेशन का फायदा उठा सकते हैं, अपनी रिस्क एपेटाइट समझ सकते हैं और उसके मुताबिक आपके जो भी लक्ष्य हैं उनमें कैसे आपको महंगाई से ज्यादा रिटर्न मिले, ये आपका मकसद होना चाहिए। इसी नोट पर बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस खास पेशकश में आज मेरे साथ शामिल होने के लिए। पहला कदम के इस एपिसोड में मुझे भी इजाजत दें, फिर से आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। SBI Mutual Fund presents CNBC Awards पहला कदम सीजन 5।